गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हेमलता आफूदिया, राजकीय कन्या महाविद्यालय से। बच्चों, हम एमए प्रीवियस का 4th पेपर पढ़ रहे हैं, लोक प्रशासन सिद्धांत और व्यवहार। इस पेपर में मुख्य कार्यपालिका और उसके कार्य पर हम बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने मुख्य कार्यपालिका की आवश्यकता, महत्व, उसके प्रकार तथा आधार की बात की थी। इस वीडियो में हम मुख्य कार्यपालिका के कार्यों के बारे में बात करेंगे। मुख्य कार्यपालिका के उत्तरदायित्वों की प्रकृति लाइन अभिकरणों से मिलती जुलती है। उसका सबसे प्रमुख लक्ष्य प्रशासन में यथासंभव एकता की स्थापना करना है। उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले सभी कार्य इस लक्ष्य के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं। मुख्य कार्यपालिका की सफलता इस लक्ष्य की प्राप्ति के आधार पर ही निश्चित की जाती है। अगर हम उसके कार्यों की बात करें तो अलग अलग विचारकों ने उसके अलग अलग कार्य बताए हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर एल.डी. वाइट ने मुख्य कार्यपालिका के जो कार्य बताए हैं उनके बारे में बात करेंगे। इन्होंने मुख्य कार्यपालिका के 8 प्रमुख कार्यों के बारे में बताया है। इसमें पहला है अनुकूल वातावरण की रचना। इन्होंने मुख्य कार्यपालिका संगठन के अनुकूल वातावरण का निर्माण करती है, जिससे प्रशासन सुचारू रूप से चलता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। एक संगठन शक्तिशाली है या कमज़ोर, ऊंचे मनोबल वाला है या नीचे मनोबल वाला, ईमानदारी का स्तर अच्छा है या गिरा हुआ, नागरिकों के प्रति सौजन्यपूर्ण है अथवा नहीं, आदि विषय उच्च नेतृत्व के चरित्र पर निर्भर करते हैं। दूसरा, नीति निर्माण। मुख्य कार्यपालिका प्रशासकीय नीति का निश्चय करती है। प्रबंध नीति के बड़े प्रश्नों पर मुख्य कार्यपालिका द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। प्रतिवर्ष बजट पर होने वाले वाद विवाद के समय समय पर अन्य समस्याओं के बारे में विचार करते समय मुख्य कार्यपालिका के विचार प्रकट होते रहते हैं। कार्यपालिका को अपनी नीतियों में एक रूपता रखनी चाहिए, तभी वह अपने प्रत्येक कार्य में एकता रख पाएंगे। तीसरा, निर्देश जारी करना। मुख्य कार्यपालिका समय समय पर आज्ञाएं एवं निर्देश जारी करती रहती हैं। किसी भी संगठन में कार्य तभी प्रारंभ होता है जब ऊपर से आज्ञाएं प्रसारित की जाएं। इन आज्ञाओं पर मुख्य कार्यपालिका की स्वीकृति होनी चाहिए। कार्यपालिका की आज्ञाएं, निर्देश, अनौपचारिक पत्र, परिपत्र, मौखिक निर्देश आदि प्रसारित होते रहते हैं। चौथा है बजट बनाना। मुख्य कार्यपालिका बजट स्वीकार करती है। प्रतिवर्ष जो अनुमान तैयार किए जाते हैं उनकी ओर वह व्यक्तिगत रूप से ध्यान देती है। बजट की महत्वपूर्ण मदों पर उसे विशेष ध्यान रखना होता है। पांचवा है सेवी वर्ग का चयन। उच्च सेवी वर्ग का चुनाव मुख्य कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। यह एक कठिन किंतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, जिस पर सरकारी कार्यपालिकाओं का अधिकार रहता है, किंतु इसका उपयोग करने में वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रहती। उन्हें राजनीतिक, भौगोलिक, व्यक्तिगत, वर्गगत एवं संगठित हित आदि के अनेक पहलुओं की ओर ध्यान देना पड़ता है। छठा जो कार्य है वह है निरीक्षण एवं नियंत्रण। मुख्य कार्यपालिका सरकारी अभिकरणों का निरीक्षण एवं नियंत्रण करती है। जितना ऊंचा अधिकारी होता है वह दिन प्रतिदिन के कार्यों पर उतनी ही कम नज़र रख सकता है। कार्यपालिका के अधिकारियों का ये उत्तरदायित्व है कि वे अपने से अधीनस्थ अधिकारियों की प्रत्येक कार्य की देखरेख करते रहें। सेवंथ है पद विमुक्ति। मुख्य कार्यपालिका को यह अधिकार होता है कि जिन अधिकारियों की वह नियुक्ति करे उन्हें हटा भी सके। इसी शक्ति के कारण यह संभव होता है कि सभी अधिकारी मुख्य कार्यपालिका की नीतियों एवं लक्ष्यों को क्रियान्वित करने में
पूरे उत्साह से कार्य करें तथा उनकी आज्ञाओं, निर्देशों एवं विशेष पत्रों की अवहेलना न करें। 8 है जनसंपर्क। मुख्य कार्यपालिका जनसंपर्क के विस्तार तथा उसे नियंत्रित करने में भाग लेती है। इस प्रकार वह प्रशासन को व्यवस्था के बाहर से प्रभावित करने की शक्ति भी रखती है। जनसंपर्क स्थापना के कार्यों द्वारा वह जनता में प्रशासन का प्रतिनिधित्व करती है तथा उसके समर्थन में लोकमत का निर्माण करती है। प्रेस, सम्मेलनों एवं अन्य साधनों द्वारा वह अपने इस उत्तरदायित्व को पूरा कर पाती हैं। इन सभी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति नागरिकों एवं अधिकारियों से वार्ता भी करता है, मुख्य प्रशासकों की नियुक्ति करता है, राजदूतों तथा हजारों निम्नतर पदों के अधिकारियों की भर्ती करता है, उनके कार्यों की राजनीतिक क्षमता देखता है, कार्यालय प्रपत्रों को स्वीकार या अस्वीकार करता है तथा सैकड़ों कागजों पर प्रतिदिन हस्ताक्षर करता है। वह उसकी दिनचर्या का क्रम है। अब हम बात करेंगे प्रोफेसर वीक ने जो मुख्य कार्यपालिका के जो कार्य बताए उनके बारे में। तो प्रोफेसर वीक ने 2 भागों में इसको बांटा है। उसमें पहला है प्रशासकीय नियोजन एवं निर्देशन। राष्ट्रपति को सर्वप्रथम यह निर्णय करना पड़ता है कि उसके तथा व्यवस्थापिका के बीच किस प्रकार के संबंध विकसित होने चाहिए, उसके प्रशासन की प्रमुख नीतियाँ क्या होनी चाहिए तथा उनकी पूर्ति के लिए क्या कार्यक्रम अपनाना चाहिए। मुख्य कार्यपालिका कार्यक्रम तथा नीतियाँ निश्चित करने के बाद उनकी पूर्ति के लिए उपयुक्त संगठनात्मक ढांचे पर विचार करती है। मुख्य कार्यपालिका अभिकरणों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी करती है, जो संगठनों के माध्यम से प्रमुख कार्यपालिका का कार्य कर सके। जो मुख्य अधिकारी मुख्य कार्यपालिका द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनके कार्यों का निर्देशन भी उसी के द्वारा किया जाता है। मुख्य कार्यपालिका ही इन अधिकारियों को यह बताती है कि उनका लक्ष्य क्या है। प्रत्येक अभिकरण प्रतिवर्ष व्यवस्थित कार्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, जिसमें व्यय के अनुमान भी सम्मिलित रहते हैं। एक संतुलित कार्यक्रम तथा व्यय की व्यवस्था करने के लिए मुख्य कार्यपालिका द्वारा बजट पर विचार किया जाता है तथा विभिन्न अभिकरणों के कार्यक्रमों के बीच एकीकरण स्थापित किया जाता है। दूसरा है समन्वयन एवं प्रशासकीय प्रतिवेदन। यह कहा जाता है कि यदि मुख्य कार्यपालिका द्वारा स्पष्ट नीतियाँ एवं योजनाएं निर्धारित कर दी जाए, संगठन की एक संतोषजनक योजना बना ली जाए, योग्य उच्च सेवी वर्ग नियुक्त कर दिए जाएं, व्यक्तिगत अभिकरणों को जागरूक निर्देशन दिया जाए, प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सावधानीपूर्वक कार्यक्रम बनाया जाए, तो भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सब कार्य अपेक्षित रूप में होता रहेगा। अतः प्रत्येक अभिकरण को कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। सच तो यह है कि मुख्य कार्यपालिका शाखा के विभिन्न अभिकरणों के कार्यों एवं व्यवहारों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा। समन्वय की स्थापना का कार्य अत्यंत कठिन होते हुए भी आवश्यक है। प्रोफेसर वीक के शब्दों में हम बात करते हैं, वो कहते हैं, यह समझना आसान है कि प्रशासनिक कार्यों का प्रभावशाली समन्वय एक अत्यंत भारी तथा कभी समाप्त न होने वाला उत्तरदायित्व है। मुख्य कार्यपालिका को प्रशासन पर दृष्टि रखनी चाहिए। यह प्रतिवेदनों के प्रसारण का केंद्र बिंदु होना चाहिए। उसे अनेक साधनों एवं स्रोतों द्वारा आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती रहनी चाहिए। इसके साथ ही उसे भी एक अभिकरण की सूचना दूसरे अभिकरण तक पहुंचानी चाहिए। प्रोफेसर वीक के शब्दों में, राष्ट्रीय प्रशासकीय व्यवस्था से संबंधित सूचना के केंद्रीय स्रोत के रूप में मुख्य कार्यपालिका एक ऐसा माध्यम है जो जनता एवं कांग्रेस को
प्रतिवेदन देता है। प्रशासकीय प्रतिवेदनों के माध्यम से ही मुख्य कार्यपालिका यह जान सकती है कि उसकी संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था में क्या हो रहा है। इसकी जानकारी भी राष्ट्रपति को मिलती रहनी चाहिए कि संपूर्ण देश में करोड़ों कर्मचारियों द्वारा उसके नाम पर क्या किया जा रहा है। यदि स्टाफ के कार्यों की वृहद सूचना उसके पास तक न पहुँचे तो प्रशासन खराब हो सकती है। मुख्य कार्यपालिका को तथ्यों, सुझावों एवं आंकड़ों की सूचना लगातार पहुंचती रहनी चाहिए ताकि वह अपने नियंत्रण के लक्ष्य को पूरा कर सके। अगला जो कार्यों के बारे में हम विचार हैं वो लूथर गुलिक के रखेंगे। लूथर गुलिक ने मुख्य कार्यपालिका के 7 कार्य बताए हैं। पहला है योजना बनाना, दूसरा संगठन करना, तीसरा कर्मचारियों की व्यवस्था करना, चौथा निर्देशन, पांचवा समन्वयन करना, छठा प्रतिवेदन देना तथा सातवां बजट बनाना। मुख्य कार्यपालिका के सुविस्तृत कार्यों, दायित्वों और अधिकारों पर दृष्टिपात करने से यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि इस विशाल कार्यभार का प्रभावशाली ढंग से संपादन वह अकेला नहीं कर सकता। व्यवहार में उसे दूसरों की आवश्यकता है और यह सहायता वह उस या उन लोगों से प्राप्त करता है जो उसके संलग्न है। मुख्य कार्यपालिका अपने कार्य इन अंगों को सौंप देती है तथा फिर वह कोई सत्ता का हस्तांतरण नहीं होता और इससे उसके पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के सर्वोपरि दायित्व में कोई हस्तक्षेप अथवा बाधा उत्पन्न नहीं होती। उन अंगों को जिन्हें कार्य सौंपे जाते हैं सामान्य कर्मचारी वर्ग कहा जाता है, जो काट-छांट, विश्लेषण और गौण महत्व के कार्यों का निर्णय लेकर मुख्य कार्यपालिका का कार्यभार हल्का कर देते हैं और उसकी शक्ति तथा समय को बचाते हैं। जो मामले विशेष महत्व के होते हैं वे ही निर्णय के लिए मुख्य कार्यपालिका तक पहुंचते हैं और निर्णय तत्संबंधी विभागों तक सामान्य कर्मचारी वर्ग के माध्यम से पहुंच जाते हैं। मुख्य प्रशासक के होने के कारण मुख्य कार्यपालिका अथवा मुख्य निष्पादक को केवल सरकार के प्रशासनिक यंत्र के साथ ही व्यवहार नहीं करना पड़ता, बल्कि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, विधायकों, अन्य मुख्य निष्पादकों, राजनीतिक दलों, जनसाधारण के विचारों और विभिन्न हित एवं दबाव समूह में भी संबंध रखना पड़ता है। इस प्रकार उसका कार्य द्विमुखी प्रकृति का है। वह शासन का प्रधान होता है और देश का राजनीतिक नेता भी है। मुख्यतः उसी पर यह भार होता है कि वह सार्वजनिक आलोचनात्मक प्रहारों से प्रशासन को बचाए रखे। जनता के समक्ष प्रशासन का प्रतिनिधित्व भी वही करता है और इसलिए अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए उसे संचार साधनों का भारी उपयोग करना पड़ता है। मुख्य कार्यपालिका का नेतृत्व, कुशलता और संगठन क्षमता ही प्रशासन की सफलता का मुख्य आधार है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मुख्य कार्यपालिका की शक्तियों के स्रोत तथा उसके गुणों की। मुख्य कार्यपालिका अपने विभिन्न कार्यों को तब तक संपन्न नहीं कर सकता जब तक उसे पर्याप्त शक्ति प्रदान न की जाए। मुख्य कार्यपालिका की शक्ति के औपचारिक एवं अनौपचारिक अनेक स्रोत हैं, जिसका स्वरूप देश की शासन व्यवस्था के अनुसार बदलता रहता है। जनतंत्रात्मक देशों में मुख्य कार्यपालिका की शक्ति के जो मुख्य स्रोत हैं वो इस प्रकार है, जिसमें पहला है जनमत का समर्थन। वर्तमान में मुख्य कार्यपालिका जनता की सहायता एवं सक्रिय सहयोग के बिना कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। आज स्थिति बहुत कुछ यही है कि जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए जनता की उसे अधिक से अधिक सेवा करनी होती है। लोक कल्याण की बड़ी बड़ी योजनाएं बनानी पड़ती है। वैधानिक शक्तियाँ जन समर्थन एवं सहयोग के बिना प्रभावहीन बनकर केवल कागजी रह जाती है। जनमत ही उसका सबसे बड़ा सबल है। संवैधानिक शक्तियाँ, मुख्य कार्यपालिका के हाथ वैधानिक एवं कानूनी रूप से मजबूत होने चाहिए। इसके बिना वह समन्वयन, नियंत्रण, निर्देशन
आदि दायित्वों का निर्वाह नहीं कर सकती। प्रत्येक सरकारी कार्यालय की एक कानूनी परिभाषा का किया जाना कई कारणों से लाभदायक है। इससे प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का कार्य स्पष्ट हो जाता है और अधिकारियों के कर्तव्य एवं जनता के अधिकारों के संबंध में भ्रम होने की गुंजाइश नहीं रहती। मुख्य कार्यपालिका के तानाशाह होने का डर भी नहीं रहता। संविधान तथा चार्टरों द्वारा मुख्य कार्यपालिका को वह कानूनी सामर्थ्य दे दी जाती है जिसके आधार पर वह व्यवस्थापन की सिफारिश कर सके तथा उस पर वीटो कर सके, अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति एवं पद विमुक्ति कर सके, बजट तैयार कर क्रियान्वित कर सके, अधिकृत कार्यों में सरकार का प्रतिनिधित्व कर सके और समस्त सरकारी संस्थानों को निर्देशित कर सके। ये सभी वैधानिक शक्तियाँ उसके प्रमुख कार्यों को पूरा करने के लिए परम आवश्यक है। इसके बिना मुख्य कार्यपालिका की स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। तीसरा है व्यक्तिगत गुण। मुख्य कार्यपालिका के लिए वांछनीय है कि वह अपनी शक्ति एवं व्यक्तित्व का संतुलन बनाए रखे। मुख्य कार्यपालिका की आशाएं बुद्धिपूर्ण होनी चाहिए। उसमें इतनी बुद्धि का उपयोग किया जाए कि अन्य कार्यपालिका की समझ में आ सके। मुख्य कार्यपालिका के अधिकारी में शारीरिक सामर्थ्य एवं क्षमता का होना भी आवश्यक है। इसके बिना अपने कार्यों की संपन्नता में वह चाहे कितनी ही रुचि एवं उत्साह क्यों न दिखाए, एक नाम मात्र का अधिकारी ही रह जाता है। मुख्य कार्यपालिका के पद पर शक्ति का सीधा प्रभाव पड़ता है। लोक कल्याण की चुनौतियाँ अत्यंत गंभीर होती है। रुचि, बुद्धि एवं शक्ति व्यक्तित्व के निखार के साथ मौलिक है। ये गुण संतुलित रूप में होने चाहिए। अगला है अच्छा नेतृत्व। मुख्य कार्यपालिका को प्रशासनिक यंत्र के शक्ति स्रोत के रूप में कार्य करना होता है। इसके लिए उसमें स्वयं नेतृत्व के गुण होने चाहिए तथा इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह अपने लक्ष्य को कोई हानि पहुंचाए बिना अच्छे मानव स्वभाव की रचना कर सके। नेतृत्व के आधार पर विभिन्न अधिकारियों को एकमत बनाकर उनके काम लिया जाता है। एक श्रेष्ठ नेतृत्व कर्मचारियों के बीच प्रेम का ऐसा सूत्र स्थापित कर देता है जिसमें बंधकर वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तुच्छ मतभेदों एवं विवादों को बुला देते हैं। कर्मचारी यद्यपि यह सोचता है कि कार्यक्रम उसकी मर्जी के अनुकूल नहीं है, तथापि अपने नेतृत्व के प्रभाव से वह उसे क्रियान्वित करने में अपनी सारी शक्ति लगा देता है। मुख्य कार्यपालिका अपने अधीनस्थों को अच्छा नेतृत्व केवल तभी कर सकती है जब उससे स्वयं अपेक्षित आत्मविश्वास हो। यह आत्मविश्वास केवल तभी रह सकता है जबकि जिन कार्यक्रमों एवं नीतियों को क्रियान्वित करना चाहती हैं वे उसके स्वयं के विचारों के अनुकूल हो। मुख्य कार्यपालिका के आत्मविश्वासपूर्ण कार्य अधीनस्थ कर्मचारियों के दिल में यह भाव भर देता है कि यदि एक साथ मिलकर प्रयास किया जाए तो लक्ष्यों को प्राप्त कर ही लेंगे। प्रोफेसर वीग ने महान कार्यपालिकाएं सदा अपने अधीनस्थों के प्रति उदार दृष्टिकोण वाली होती हैं और उनके कार्यों को नीचा आंकने की अपेक्षा हमेशा ऊंची आंकती है। पांचवा है तीक्ष्ण बुद्धि। अच्छे नेता का एक अन्य गुण है कि उसमें तीक्ष्ण बुद्धि, विचार बुद्धि होनी चाहिए। वह अपने देश की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अन्य प्रकार की ज्वलंत समस्याओं का समाधान खोज सके तथा उसे जनता से स्वीकृत करा सके। उसमें जनमत को अपने पक्ष में करने का भी गुण होना चाहिए। लोकमत को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए उसे प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा एवं प्रचार के अन्य साधनों को अपने अधिकार में रखना होता है और उनका उपयोग इस प्रकार से करना होता है कि जनता का विश्वास बना रहे तथा उसे पूरा समर्थन प्राप्त होता रहे। अगला है हित समूह से मिलजुल कर कार्य करना। हित समुदाय प्रत्येक उस राजनीतिज्ञ के सामने अनेक समस्याएं पैदा कर देते हैं जो सामान्य कल्याण के लिए कुछ करना चाहता है।
कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हित समूह जो मांगे अपने स्वार्थ साधन के लिए अपनाते हैं, उससे सभी के हित की भी सिद्धि हो जाती है। इसलिए मुख्य कार्यपालिका को उनका ध्यान रखना चाहिए और इसके अतिरिक्त वह इन मांगों की अवहेलना भी नहीं कर सकती, क्योंकि प्रत्येक हित समुदाय मिलकर ही उस राजनीतिक समाज का निर्माण करता है जिसकी सेवा के लिए मुख्य कार्यपालिका कार्य करती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यदि मुख्य कार्यपालिका के गुणों की सूची के बारे में कोई निश्चित और अंतिम मत व्यक्त नहीं किया जा सकता, तथापि अपेक्षित है कि कार्यकारी का व्यक्तित्व सबल और संतुलित हो, उसमें बुद्धि कौशल, दृढ़ता, कार्य में रुचि और कार्य क्षमता का समावेश हो, वह चिड़चिड़ेपन, अनावश्यक उत्साह के प्रदर्शन, दुराग्रह, एक पक्षीय चिंतन और आदि दोषों से मुक्त हो, उसमें नेतृत्व की क्षमता हो, वह अपने ध्येयों को पूर्ण करने और दूसरों के उत्साह दिलाने, अनुयायियों के प्रति उदारवृत्ति रखने तथा अपने विचार और चिंतन को भाषण या लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने में सक्षम हो। तीसरा, उसमें प्रशासकीय योग्यता हो, जिसका आशय है वह दूसरों से कुशलता तथा मितव्ययतापूर्वक कार्य कराने की क्षमता, अपने राजनीतिक प्रमुखों के साथ करने और उनके विचारों को समन्वयन करने के गुण भी मुख्य कार्यपालिका की सफलता की कसौटी है। भारत के भूतपूर्व गवर्नर जनरल और सुयोग्य प्रशासक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एक सफल प्रशासक के 6 मौलिक गुणों को बताया है। वह कहते हैं, वह चरित्रवान हो, उपयुक्त परामर्श को जानने और क्रियान्वयन के मामले में उसमें शीघ्र तथा सही निर्णय लेने की क्षमता हो, वह अपने निर्णयों को लागू करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों में अधिकाधिक विश्वास जगा सके, लोगों में यह विश्वास जगा सके कि एक बार निर्णय लेने के पश्चात वह उस निर्णय से विचलित नहीं होगा, वह संतुलित मस्तिष्क का हो, वह इतना सुयोग्य हो कि विभिन्न स्तरों पर अधीनस्थ कर्मचारियों में सामाजिक सेवा के उद्देश्य को महान भावना भर सके। इसके इन गुणों के अतिरिक्त उसमें प्रशासनिक अवगुण जैसे भ्रष्टाचार, जातिवाद और संकीर्ण मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए। उसका दृष्टिकोण उदार एवं परिपक्व होना चाहिए। बच्चों, तो ये थे मुख्य कार्यपालिका के कार्य। धन्यवाद।